Hello everyone, this is Guneet Kaur, content creator Adarsh Alia, and welcome to our channel. A warm welcome to our channel Adarsh Alia. Today is a very proud moment for all of us. हम सब भारतीयों के लिए आज बहुत ही proud moment है because आज चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है. यस, ये तो मुझे लगता है सबको इस न्यूज के बारे में पता है. तो चलिए आज हम लोग थोड़ा जानेंगे कि इस मतलब ये चंद्रयान 3 किस तरीके से हमारी आज टॉपिक जो है दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी इससे कैसे रिलेटेड है. ठीक है, तो चलो आज we'll be discovering the world of spectroscopy and relating it with Chandrayaan 3's mission along with some DNA RNA relation as well. Okay, so अभी ये सब सुन के आपको थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ तो गई होगी, बट देन ठीक है, चलो लेट्स मूव इनटू द जर्नी एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस जर्नी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. Okay, so spectroscopy is an essential analytical technique used in various fields to obtain detailed information about molecules and materials. Okay, तो जैसे हमें थोड़ा बहुत पता है कि चंद्रयान 3 का क्या मिशन है, मतलब चंद्रयान 3 को सबसे पहले तो वो सैटेलाइट को लैंड कराना है मून पे. दैट इज द फर्स्ट मिशन ऑफ कोर्स, एंड देन उसमें वहां पे केमिकल स्टडी भी होनी है. ठीक है, वंस इट लैंड सक्सेसफुली विच आई एम श्योर हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उन्होंने कुछ उसके साथ कनेक्ट करके एक प्रोब डाला है, एंड दैट will help them to find the chemical nature of the substances present there through the method of spectroscopy. तो चलो आपको थोड़ा बहुत तो अब पता चल गया है कि हम किस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी को अभी रिलेट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे चंद्रयान 3 के मिशन के साथ. ओके, सो वंस अगेन आई इंट्रोड्यूस myself to you guys. That is, I am Guneet Kaur, the content creator from the team Adarsh Alia. चलो नेक्स्ट. ओके, सो फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है. अभी हमने जाना कि इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक. ओके, तो जब भी हम कोई टेक्निक अडेप्ट करते हैं वी नीड टू नो द प्रिंसिपल बिहाइंड इट. कुछ तो एक प्रिंसिपल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम वो फंक्शन करता है और उस अकॉर्डिंगली ही हम बाकी सब रिलेशन और बाकी सब रिसर्चेस इस बेसिस पे करते हैं. ठीक है, तो चलो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब मेरी कल की क्लास अगर आपने अटेंड की होगी तो आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम जैसे एक मैं बोलती हूँ कि टर्म में ही आंसर है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आप क्या समझते हो. इसमें दो वर्ड्स हैं. ठीक है, इलेक्ट्रो है, मैग्नेटिक है. इलेक्ट्रो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, समथिंग लाइक दैट. ओके, एंड मैग्नेटिक ये तो पता ही भाई, दो मैग्नेट होते हैं वो दोनों की तरह आपस में अट्रैक्ट करते हैं एंड इट जस्ट गेट स्टक टू ईच अदर. ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब ये स्पेक्ट्रम क्या है. ओके, इट इंक्लूड्स दी. सो वंस वी एक्सप्लोर व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम ये सब चीजों के बारे में जानेंगे, बट आपको पहले तो ये टर्म क्लियर रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है. इट इज समथिंग रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल रेडिएशन है, मैग्नेटिक रेडिएशन है, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में. ओके, एंड इट रेंजेस फ्रॉम हाई एनर्जी गामा रेज टू लो एनर्जी रेडियो वेव्स. अब कुछ भी चीज अगर हम जाने कि मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहाँ काम करता है, तो मैं बेसिकली आपको बताऊं कि इट इज व्हेन दीज रेज पास इन स्पेस. ओके, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, जब इलेक्ट्रिक, जैसे मैं आपको बस एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. जैसे दो मैग्नेट है, ठीक है, वो अगर आप पास में रखोगे तभी वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होके दे जस्ट come together, right? So they are in the when they are in the magnetic field, they will attract with each other. Okay, and plus when I talk about electrical field, if there is electricity passing across the wires, then only the electric appliance it works, right? So
इलेक्ट्रिक में भी हमने एक एग्जाम्पल देखा, मैग्नेटिक में भी हमने एक एग्जाम्पल देखा। तो आप ये जानोगे कि जब वो उस फील्ड में रहते हैं, जब वो उस सोर्स के आसपास रहते हैं, तभी वो अट्रैक्शन, तभी वो लाइक प्रोड्यूस करेंगे और वो इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो यही है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम उस टेक्निक, उस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम वो सेटअप रहता है जिसमें लाइक ये दोनों फील्ड से लाइक दे पास द वेव्स, एंड ये जो वेव्स होते हैं उसी की फ्रीक्वेंसी को हम जज करके वी विल कम टू नो अबाउट, वी विल स्टडी द पार्टिकल्स एज वेल एज मैटर, एंड ये सब हम उस तरीके से एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो जब हम टेक्निक जानना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्कोपी की, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नीड टू नो दैट इज इट शुड लाई इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब रेंज। ठीक है, तो उस रेंज में, जैसे मैंने अभी आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया, दो मैग्नेट अगर पास में है, अगर पास में है तभी वो अट्रैक्शन दिखाएंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे। सिमिलरली अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो वो वर्क करेगा ओनली इन द रेंज ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी। इफ इट इज बियॉन्ड दैट इट विल नॉट लाइक इट विल नॉट शो इट्स रिएक्शन। ओके, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी फंक्शनल होने के लिए देयर शुड बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट शुड लाई इन दैट रेंज। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सिंपल सा एक वेव है, वो पास करता है डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट लाइक एनर्जी लेवल्स पे। ठीक है, तो उसी के सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो होता है दैट इज ऑफ द गामा रेज, एंड सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है रेडियो वेव्स की। ठीक है, तो ये मैं आपको बस एक सिंपल सा, मतलब सिंपल वे में आपको बता रही हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब ये टर्म आप जानते हो, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी हम बायो वाले स्टूडेंट्स भी करते हैं और इस पे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं CSIR नेट से, बट देन अगर आप ये अटेम्प्ट करोगे सी सेक्शन, अगेन सेक्शन सी में, तो आपको ये सब टर्म्स आपको जानना चाहिए। और ये सब थोड़ी इजी लाइक क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ज्यादा एनालिटिकल नहीं होते हैं, बस उसमें अगर आपको रीडिंग्स आती हैं कि कैसे आपको ग्राफ देख के अगर आपको रीडिंग एनालाइज करनी आ जाती है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। तो एनीवेज, वो सब क्वेश्चंस के पहले आपको जानना है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, एंड उसको जानने से पहले हमें उसके प्रिंसिपल को जानना है। तो पहला टर्म हमारा क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल फील्ड के रेंज में होना चाहिए। दूसरा, इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। जैसे कि मैंने बोला कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मटेरियल्स, हम पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं, तो इट शुड लाई इन दैट रेंज, एंड देयर इज अ सर्टेन इंटरैक्शन इलेक्ट्रिक और क्योंकि टर्म ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इंटरैक्शन के बाद ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक को लाइक इम्प्लाई कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडीज द इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। एनीथिंग अराउंड अस इज मैटर। अगर हमारे मून पे पानी की प्रोबेबिलिटी होगी, तो फिर हम ये टेक्निक से ये रेडिएशंस पास करके जो प्रोब नीचे जाएगा, तो उस लाइक रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर पास किया और कुछ वहां से रिजल्ट आ गया, तो देन दे विल बी प्रूविंग दिस टेक्निक, एंड वी आर जस्ट प्रेइंग कि ये चीज हो जाए। ठीक है, तो अगर आप एक्साइटेड हैं चंद्रयान 3 के मिशन के लिए, तो प्लीज 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 कमेंट पे आप जरूर यस नो। ऑफ कोर्स सारे हमारे भारतीय ऑडियंस है, तो वो तो यस तो लिखेंगे ही लिखेंगे, मेरे सारे स्टूडेंट्स भी ये चीज लिखेंगे। ठीक है, चलो फिर कमेंट डाल दो जल्दी जल्दी, एंड देन अभी हम आगे बढ़ते हैं। Interaction of electromagnetic radiation with matter. It measures the interaction between the energy of the radiation and the energy levels of the molecular system under investigation. तो ये हम जब आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से एक सिंपल सा ग्राफ होगा और उसमें मैं कैसे मॉलिक्यूलर सिस्टम, कोई भी पार्टिकल है तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना है ना, उसमें एटम्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब है, तो उस लाइक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे वो रहते हैं। तो उस वजह से जब ये
interaction hota hai, like with this radiation, so that can be judged and that can be used to analyze for research, like further researches. Okay, and research का मतलब क्या होता है, like मैं इसको बहुत सिंपली ब्रेक करती हूँ. रिसर्च, research, again you have to search for things which are already there or which are worked upon. Okay, so research is actually very interesting, but when you go by the word, मुझे ब्रेक करना वर्ड्स को बहुत पसंद है. तो रिसर्च मेरे लिए तो ये है, री 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 मीन्स अगेन, अगेन एंड अगेन. तो अगेन एंड अगेन वी हैव टू सर्च, रिसर्च ऑन टॉपिक्स. ओके, चलो. तो हमने अभी जान लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, उनका इंटरेक्शन विथ मैटर क्या है. अभी हम जानेंगे व्हाट आर द कॉमन इलेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स. ओके, सो द कॉमन इलेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स इंक्लूड यूवी विजिबल. यूवी तो सबको पता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. दे आर विजिबल, इंफ्रारेड, रामन. ओके, अब रामन जब मैं बोल रही हूँ, रामन इफेक्ट, तो रामचंद्र प्लॉट भी है एक, जो मैं आपको डिस्कस करूंगी फर्दर अपने टॉपिक्स पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है. ठीक है, इधर बी पार्ट पे आता है, जैसे आपको अगर रामचंद्र प्लॉट दे देगा और उसमें उसमें आपको एनालाइज करने बोलेंगे कि ये ऑप्शंस है, तो इसमें आप क्या जज कर सकते हो, तो ऐसे करके भी आता है. ठीक है, and nuclear magnetic resonance spectroscopy, this is one type of spectroscopy, each with their own set of advantages and applications. तो ये आपको इतना डिटेल, अगर आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू लाइफ साइंसेज अगर कर रहे हो, तो इनकी लाइक नॉलेज आपको होनी चाहिए. बट देन यू शुड नॉट गेट टू मच इनटू इट, बिकॉज लाइक there's very less time and we have to prepare our best. So but you should know about all this. ठीक है. Okay, so applications of spectroscopy. From analyzing the composition of distant stars to detecting the presence of impurities in materials, spectroscopy has an array of application, has a wide range of applications in various fields, making it one of the most widely used analytical technique. So, भैया spectroscopy बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड एनालिटिकल टेक्निक है. अब एनालिसिस तो हमें बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को भी चाहिए और एस्ट्रोनॉमी वाले स्टूडेंट को भी चाहिए. तो लाइक ये इसके बारे में सबको पता होना चाहिए. और आज तो भाई हमारा बहुत ही बड़ा दिन है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो हमारे लाइक इस चीज के बारे में पढ़ना तो बनता है. ठीक है, एंड सबको नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, चलो अब हम जाते हैं spectroscopy in space exploration. How does it explores the space through spectroscopy? Okay, so probing the universe. अब मैंने word तो ये यूज कर लिया है, probing. What does probing mean? अगर आप probe का मतलब अगर जानते हो तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में डाल दो. ये मैं जनरल इंग्लिश की भी सेशन ले रही हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन या ऐसा आर्टिकल आप कुछ कहीं पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबिंग का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो चलो गूगल करके कमेंट में डाल दो कि प्रोबिंग का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो पहला तो ये है कि इट हेल्प्स इन द प्रोबिंग द यूनिवर्स. स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू एनालाइज द लाइट कमिंग फ्रॉम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, allowing scientists to determine the composition of stars and galaxies and to monitor the changes taking place in the universe. तो ठीक है, तो अभी ये तो टेक्निक है जो स्पेस में भी, जैसे हमें पता है कि लाइट कैन नॉट ट्रैवल, लाइक इट नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, राइट. लेकिन हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं. ठीक है, तो ये सब हम यूज करते, लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम उससे एनालाइज कर सकते हैं व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज. चंद्रयान 3 यही करने गया है कि अगर वहां पे कुछ अगर मून में मिला मिला तो क्या है, मतलब उसमें किस कॉम्पोजिशन से बना है. इफ यू रिमेम्बर, इसको हम अपने एवोल्यूशन से भी लाइक रिलेट कर सकते हैं, किस तरीके से इवॉल्व हुई है लाइफ. तो अगर मून में लाइफ पॉसिबल है तो किस तरीके से इवॉल्व होगा, किस तरीके से, लाइक कौन से कंपोनेंट्स है जो लाइक कौन से केमिकल्स है, केमोजेनी भी हम बोलते हैं, कि किस तरीके से वो एवोल्यूशन में हेल्प किए हैं और किस तरीके से करेंगे अगर मून में लाइफ पॉसिबल है तो. ठीक है, तो ये है. एंड देन द रेड प्लैनेट तो सबको पता है, मार्स. सबने मूवी भी देखी होगी, मंगलयान. ठीक है,
हमारी फेवरेट, बहुत अच्छी मूवी थी। ठीक है। तो spectroscopy was also performed by Mars rovers and has provided valuable information about the composition of Mars, including the existence of water, which is essential for the possibility of life. तो भैया मार्स में तो पानी मिल गया है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। तो उसको किस तरीके से उन्होंने एनालाइज किया था, यही टेक्निक के साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप देख सकते हो कि कितनी जरूरी है ये, लाइक इस टेक्निक को आपको जानने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन। तो आ गया हमारा मिशन क्या था? स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑन द लूना सरफेस इज एन एसेंशियल टूल इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। अगर स्पेस को जानना है तो ये एनालिटिकल टेक्निक तो भाई जाननी चाहिए। ठीक है। तो in the upcoming Chandrayaan 3 mission, spectroscopy will be used to study the mineral composition of the moon for future missions and potential resource utilization. ठीक है। तो हम कोई भी स्पेस की स्टडी कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम फ्यूचर मिशन देख सके वहां पे, लाइक वहां पे भी लाइफ पॉसिबल है कि नहीं। तो सुशांत सिंह राजपूत ने तो खरीदा है मून पे अपना लैंड। तो चलो, it was a sad demise, but then ठीक है, like we are exploring and studying new things, so we'll know like whether life is possible at in moon or not. Okay. तो चलो, चंद्रयान 3 का मिशन भी पता चल गया, थोड़ा बहुत क्या, काफी पता चल गया स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अब आ गया मिनरल आइडेंटिफिकेशन यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी इन चंद्रयान 3। ओके। मिनरल आइडेंटिफाई करना है, केमिकल कॉम्पोजिशन जानना है, तो किस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक को यूज किया गया है? डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिटिक की फील्ड भी आजकल बहुत जोरों शोरों में है, लोग डेटा एनालिस्ट बन रहे हैं। डेटा, जैसे मैंने बोला, रिसर्च दोबारा से, अगर आपको कुछ चीज जो ऑलरेडी है यहाँ पे यूनिवर्स में उसको सर्च करना है तो रिसर्च के लिए भी डेटा चाहिए भाई। जब तक डेटा नहीं होगा तब तक हम रिसर्च भी कैसे करेंगे? ठीक है। तो डेटा एनालिसिस, द कलेक्टेड डेटा इज देन प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड टू डिटरमाइन द मिनरल कॉम्पोजिशन ऑफ द लूना सर्फेस। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू स्टडी द एवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द मून एंड इट्स जियोलॉजी। ओके। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एवोल्यूशन, आपको हमारी मेंटर अंजलि श्रीवास्तव मैम ने बताया होगा कि किस तरीके से केमोजेनी वाला सेशन आपने देखा है कि नहीं। अगर नहीं देखा है तो पहले सब्सक्राइब करो चैनल को आदर्शाल्या, एंड देन आप ये वाली केमोजेनी पे जरूर सर्च करना और देखना मैम का सेशन। ठीक है। तो डेटा एनालिसिस में यूज हुआ है। एंड देन डेटा एक्विजिशन, पहले तो डेटा एक्वायर करेंगे, मैं गलत ऑर्डर में चलेगी एक्चुअली। तो पहले तो डेटा एक्वायर करेंगे, देन उसको एनालाइज करेंगे और देन उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो डेटा एक्विजिशन, द इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर ऑन बोर्ड Chandrayaan 3 विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम द लूना सर्फेस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरीके से डिफरेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि डीएनए की प्योरिटी एंड ऑल। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का टेक्निक ही ये होता है कि हम रेज जो पास करते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स में पास करते हैं। तो उसी तरीके से लूना सरफेस पे भी डिफरेंट वेवलेंथ्स में पास किया जाएगा, एंड देन इट विल कैप्चर द यूनिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ मिनरल्स। तो जब ये वेवलेंथ लाइक पास करते हैं कुछ भी मटेरियल के, तो वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है और उसको हम एनालाइज करके हम उस पे जज कर सकते हैं और उसको हम उस चीज को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले तो डेटा एक्वायर होगा, पहले वो लैंड करेगा, जो कि हम सब प्रे कर रहे हैं कि हो जाए सब सक्सेसफुल। ओके। तो स्पेक्ट्रोस्कोप जब वो Chandrayaan 3 वहां जाएगा, लूनार सरफेस को डिफरेंट वेवलेंथ पे जज करेगा, उसके बाद वो डेटा हम एक्वायर करेंगे। ठीक है। उसके बाद उस पे एनालिसिस करेंगे, उसके उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, जो हमारा पुराना डेटा है, रिसर्च अगेन, रिसर्च। ओके। तो दोबारा से हम सर्च करेंगे कि लाइक उसको एनालाइज करके कि किस तरीके से, लाइक उसका क्या मिनरल कॉम्पोजिशन है। हमारे जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे लाइक अर्थ पे जब एवोल्यूशन हुआ तो ये कंपोनेंट्स थे, तो उनका हमारा मिनरल कॉम्पोजिशन ऑलरेडी रेडी है। ठीक है। तो वहां पे जो कॉम्पोजिशन मिलेगा उसको हम एनालाइज करके देखेंगे कि इसको वो मिल रहा है कि नहीं, और उस तरीके से हम जज करेंगे। या कि चलो आयरन है तो चलो इसका मिनरल कॉम्पोजिशन मैच कर रहा है, सपोज
दूसरे कोई और से, जिंक के और से, तो चलो जिंक है, ऐसे करके हम एनालाइज करेंगे। थर्ड है एप्लीकेशन। आई मीन इतनी भी सिंपलर नहीं होगी टेक्निक, बट मैं आपको सिंपल वे में बता रही हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन: अंडरस्टैंडिंग द मिनरल कॉम्पोजिशन ऑफ द मून इज एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर स्पेस मिशंस। तो भैया एक बार अगर कुछ पता चल गया कि सपोज आयरन है, तो फिर आगे फ्यूचर के लिए, लाइक लेट्स से अगर वहां पे कोल के डिपॉजिट, कोल के कोई कोल का कोई डिपॉजिट हुआ या ऐसा कुछ हुआ, तो हमारे रिसोर्सेस, ह्यूमन बींग्स के तो रिसोर्सेस कभी खत्म, रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट तो कभी खत्म होती नहीं है। तो अगर हमें सब्सिक्वेंट सोर्स मिल गया मून में, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस ह्यूमंस। Humans are selfish, but then okay, we are only studying it, okay? ठीक है। तो mineralogical mapping of the lunar surface can also help determine potential landing sites for future mission। ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा, जब मिनरोलॉजिकल मैपिंग हो जाएगा, एक्चुअली आपको पता है कि लूनार सरफेस, मून के सरफेस में बिग बिग होल्स हैं, है ना। तो आपको अगर पता है उस होल को क्या बोलते हैं, जो गड्ढे हैं वहां पे उसको क्या बोलते हैं, तो जल्दी से कमेंट पे डाल दो कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑफकोर्स, ठीक है, तो ये आप डाल दो उसमें। एंड तो एक बार अगर पता चल गया कि लेट्स से अगर एक तरफ डिपॉजिट बहुत ज्यादा है, लाइक मिनरल, इस मिनरल का, तो देन अगर लेट्स से बहुत हार्ड मिनरल, हैवी मेटल का अगर वहां पे डिपॉजिट है, तो वहां पे लैंडिंग करानी बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि उनको भी सरफेस मिल जाएगा, सैटेलाइट को भी सरफेस मिल जाएगा, ताकि वो वहां पे जाके लाइक लैंड कर सके, ठीक है। और यही अगर सॉफ्ट सॉफ्ट मिनरल वाली होगी जगह, तो जैसे आपको पता है, अगर आपने थोड़ा स्टडी किया है चंद्रयान के बारे में, तो आपको पता होगा कि उन्होंने बहुत सारी टेस्टिंग्स भी की है, मतलब उसको बहुत फिजिकल प्रेशर वाली टेस्टिंग्स भी की है कि चंद्रयान लैंड कर जाए मून पे। और ये टेस्टिंग्स इसीलिए करते हैं क्योंकि सैटेलाइट को लैंड कराना थोड़ा मुश्किल होता है। आई मीन ऑफ कोर्स, लाइक उनको, स्पेस साइंटिस्ट को ज्यादा पता होगा कि कितना मुश्किल होता है, बट हाँ, वी कैन जस्ट जज इट थ्रू वीडियोज एंड ऑल दिस, राइट। ठीक है। तो मिनरोलॉजिकल मैपिंग अगर हो जाएगी सरफेस की, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर मिशन अगर दोबारा मुझे चंद्रयान लाइक 4, 7, 6 लॉन्च करना है, तो कहाँ लैंड कराना है, ताकि सेफ लैंडिंग हो और लाइक श्योर लैंडिंग हो, ठीक है। तो चलो, अब हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर हम आज इस क्लास में स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारा मिशन, हाँ ऑफ कोर्स चंद्रयान 3 है, बट देन हम उसको लाइक और भी, जैसे लाइक जेनेटिकली कैसे, या बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, बायोमोलिक्यूल से किस तरीके से हम रिलेट करेंगे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, एज आपको बिगनिंग में मैंने बताया कि इट इज अ widely used analytical technique, तो it is also used for detecting the purity of DNA samples, ठीक है। अभी आप ये ग्राफ देखोगे, तो इसमें y एक्सिस में बताया है एब्जॉर्बेंस की कितना, लाइक क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा फंडा, कि एक वो अपैरेटस है, ठीक है, उसमें लाइक लाइट नहीं जाती है, उसमें ऑलरेडी एक लाइट सोर्स होती है जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है, ठीक है। एक लाइट पास होगी, एंड देन ये अभी हम पढ़ेंगे कि लाइक मैं तो सिंपलर सा आपको बता रही हूँ, बट ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक होती है और एक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये दो टेक्निक के साथ हम डीएनए सैंपल को लाइक डिटेक्ट कर सकते हैं उसकी प्योरिटी, ओके। तो एक तरफ वाई एक्सिस में हम एब्जॉर्बेंस को डिनोट करते हैं और एक्स एक्सिस में हम वेवलेंथ को देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ और 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे हम वो पार्टिकल, लाइक जो लाइट है उसको पास कराने देंगे, यूवी लाइट को पास करने देंगे, और बीच में हमारा वो अपैरेटस रहता है जिसमें हमारा सोल्यूशन है जो हमें हमें टेस्ट करना है, ठीक है। तो इस सोल्यूशन में लेट्स से डीएनए भी है, आरएनए भी है और प्रोटीन भी है, ठीक है। तो जब हम उसको चेक कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये ग्राफ लाइक वी कुड प्लॉट, ओके, एट दिस वेवलेंथ एट 260 नैनोमीटर। अगर आप देखो इस वेवलेंथ पे 260 नैनोमीटर पे, तो हमारा प्रोटीन कहाँ, कितनी एब्जॉर्बेंस हो रही है प्रोटीन की, अराउंड 1.2 या 1.3, ठीक है। या ये लोअर वाले पे देखो तो 1.1 या 1 के अराउंड, ठीक है। और 260 वेवलेंथ पे हमारे
उससे ज्यादा हो रही है प्योर डीएनए की, और सबसे ज्यादा हो रही है डीएनए कंटामिनेटेड विद प्रोटीन। मतलब कि अगर हमें डीएनए, अगर हमारे एब्जॉर्बेंस 1 के अराउंड रहेगी, प्योर 260 नैनोमीटर में अराउंड 1.8, ये वैल्यू यहाँ पे लिखी नहीं है, बट मुझे पता है कि प्योर डीएनए हमारा 1.8 वेवलेंथ पे आता है, ठीक है, 260 नैनोमीटर के। तो अगर प्योर डीएनए है हमारे सोल्यूशन में, तो उसकी एब्जॉर्बेंस 1.8, अप्रोक्सीमेटली 1.8 में वैल्यू में आएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा 1.5 के ऊपर ही है, ठीक है, अगर आप देखो तो। और अगर प्रोटीन भी कंटामिनेटेड है डीएनए के साथ, अगर डीएनए के साथ बीच बीच में प्रोटीन भी आ गया उस सोल्यूशन में, तो इसकी एब्जॉर्बेंस यहाँ तक जाएगी। आप ये वाले बिगनिंग से जज मत करना, आप एनालाइज मत करना। देखो भैया, अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपको ग्राफ भी पढ़ना आना चाहिए। तो 260 नैनोमीटर के लाइक वैल्यू पे आपको देखना है कि क्या वेवलेंथ, क्या एब्जॉर्बेंस रेट हो रहा है, ठीक है। तो इस पे आप देख सकते हो, अगर अगर मेरे सोल्यूशन में प्योर डीएनए है तो वो अराउंड 1.5 के थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ये ग्राफ। अगर आप इसको लाइक यहाँ से ड्रॉ करोगे टू दी एब्जॉर्बेंस लेवल, तो इट विल कम अराउंड 1.8। ओके, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि प्योर डीएनए अगर है तो सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये है, और हम जान लेते हैं कि लाइक उसकी टेक्निक क्या है। दो तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत टाइप्स की है, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करें यूवी विजिबल और फ्लोरेसेंस, ये दोनों से हम डिटेक्ट करते हैं डीएनए सैंपल की प्योरिटी। Okay, so UV visible spectroscopy is a technique used to measure the quantity and quality of DNA. देखो, तो सिर्फ क्वालिटी, लाइक सिर्फ क्वालिटी नहीं चेक हो रही है, क्वांटिटी भी चेक होगी, ठीक है। The biomolecules of DNA absorb UV radiation, leading to a characteristic peak in their spectra. You can see this peak, okay, this peak, the high level of pure DNA. Okay, so this characteristic peak's intensity provides information on the purity of DNA sample. जितनी हाई ये पीक होगी, उतना हाई लाइक उससे पता चलेगा कि हमारा डीएनए सैंपल प्योर भी है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अनदर टेक्निक यूज्ड टू कैरेक्टराइज डीएनए सैंपल्स बाय मेजरिंग द fluorescence produced. Fluorescence means the like bright light that is produced by DNA molecules that absorb light. अब ये तो हमें पता है कि अगर लाइट जितना, do you know that we can see the light which gets reflected by the surface of the body? Okay, तो जितना प्योर डीएनए होगा उतने ही वो लाइक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा, जितने वो एब्सॉर्ब करेगा लाइट, ठीक है। ये होता है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का application. Okay, this method is highly sensitive to any impurities present in DNA, making it a highly accurate measure of DNA purity. अब बताओ, कहीं मर्डर हो गया है, ठीक है, गॉड फॉरबिड, अगर कहीं मर्डर हो गया है, ठीक है, वहां पे जो मर्डरर है उसकी हेयर मिली या उसके नेल मिल गया, ठीक है। तो उसको हम फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से हाईली एक्यूरेटली हम उसको जज कर सकते हैं डीएनए की प्योरिटी, डीएनए लाइक उसे स्टडी करके, और डीएनए की लाइक पहले तो उसको फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू एकदम प्योर डीएनए एक्सट्रैक्ट करके, क्योंकि उसमें लाइक मर्डर जिसका मर्डर हुआ है उसके भी डीएनए के सैंपल्स, आई मीन उसमें वो भी हो सकते हैं। तो पहले तो हम इससे एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम फर्दर डीएनए टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत थोड़ा हैवी हैवी हो रहा है, बट ठीक है, लाइक ऑन अ लाइटर नोट, सो दैट आई एम जस्ट एडिंग ह्यूमर टू इट, ह्यूमर और जस्ट गिविंग इट इन अ लो टोन, ठीक है, आपको, ताकि आप रिलेट कर सको और समझ सको। ओके, ठीक है। तो अब हम जान पाए कि किस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन डीएनए सैंपल्स में भी होता है, उसके प्योरिटी को चेक करने के लिए भी होता है। ओके, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इन वेरियस फील्ड्स। तो हमने कुछ फील्ड्स तो जान लिया कि किस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें यूज हो रही है। At the same time, there are other like fields also, that is forensic science, pharmaceuticals and environmental science. Okay, forensic science में कैसे हो रहा है? Spectroscopy analysis is used in forensic to identify substances like drugs, alcohol and other forensic materials by measuring the unique spectral signature and absorption pattern of these substances.
अब पिछले स्लाइड का आप ग्राफ से एनालाइज जैसे आपको दिखाया मैंने बहुत सिंपली कि किस तरीके से डीएनए के एब्जॉर्बेंस ऑफ वेवलेंथ पे हम लाइक रिलेट करके प्लॉटिंग करते हैं और उसके बाद एनालाइज करते हैं कि वो प्योर है कि नहीं है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने अभी रिलेट किया कि किस तरीके से मर्डर हो गया और फॉरेंसिक साइंसेस इन्वॉल्व होके किस तरीके से मर्डरर को ढूंढ रही है, तो वो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस के थ्रू ही ये सब करते हैं। ठीक है। Pharmaceutical spectroscopy is an essential analytical tool in the pharmaceutical industry for identifying impurities in drugs, determining drug stability, and ensuring the quality and safety of the product. ठीक है। तो जैसे हमने कोवैक्सिन बनाया, हमने लाइक कोविड की वैक्सीन बनाई, तो उसमें भी आई एम श्योर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज हुआ होगा ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए उसकी स्टेबिलिटी, उनकी इम्प्योरिटीज अगर कुछ है तो इस तरीके से। ठीक है। एंड देन एनवायरमेंटल साइंस भाई, हम रहे अगर लाइक इन झारखंड देर इज हेवी लाइक सोर्स ऑफ हेवी मेटल्स इन कंटामिनेशन इन वाटर, है ना। तो एनवायरमेंटल साइंस वाले बच्चे के लिए वहां पे बहुत रिसर्च की स्कोप है। आप जान सकते हो कि कितने हेवी मेटल, कितना कंटेंट है पानी में, अलग अलग सोर्सेज में। तो ये सब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ही जानते हैं। ठीक है। तो spectroscopy can be used to measure and monitor environmental pollutants. It is used to detect harmful substances in the atmosphere and to determine the water quality of river, lakes, and seas. Okay. Next, an exploration of the unknown spectroscopy. How there are certain things which are still not known in the on the earth and not known to the people here. We are judging it through spectroscopic technique. Okay. First being exploring the cosmos. The spectroscopy opens a whole new world of possibility by providing insights into the mysteries of the universe. It helps us understand the origin of the cosmos, formation of stars, and evolution of galaxies. ठीक है। तो हम तो भाई मिल्की वे में हैं, हमारी गैलेक्सी तो ये है। अब क्या पता और भी गैलेक्सीज होगी जहाँ पे जादू जैसे कोई हमारी लाइक हम दुनिया बसाए हुए हो। तो अलग अलग गैलेक्सीज की पढ़ाई भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। सो इट इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द अननोन। देयर आर अननोन थिंग्स अराउंड द यूनिवर्स विच वी कैन एक्सप्लोर थ्रू दिस टेक्निक। ओके। और इसका कितना वाइड एप्लीकेशन है आप देख सकते हो। Science in the lab. Spectroscopy has a crucial role in advancing scientific research, from the detection of impurities in a product to exploring the structure and properties of molecules. It is one of the most sophisticated and widely used analytical technique in the fields of chemistry, biology, and material sciences. ठीक है। ये तो मैंने कुछ कुछ आपको बता ही दिया है। ओके। ऑरोरा बोरियलिस, ये तो आपने सुना होगा, नदर्न लाइट्स भी इसको बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टूल दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द वंडर्स ऑफ नेचर। लोग भाई उस जगह जाते हैं कि जहाँ पे नदर्न लाइट्स, बोलते हैं कि लाइफ में एक बार नदर्न लाइट्स देख लिया तो भाई आपने देख लिया एक चीज, एक लाइक योर ट्रैवल जर्नी में एक ट्रिक टिक मार्क हो जाता है बड़ा सा। तो ये है। एंड इट इज द कलर्स ऑफ अ रेनबो टू द स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले ऑफ द अरोरा बोरियलिस। आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि इमेजिन अगर आप ये जगह पे हो और आप नदर्न लाइट्स एक्सपीरियंस कर सको, तो इट विल बी वन ऑफ द लाइक ग्रेटेस्ट थिंग यू हैव डन इन द वर्ल्ड। या ओके। So do like, comment, share and subscribe to our channel Adarsh Alia for more insights. आज तो अपकमिंग न्यूज यही थी कि लाइक चंद्रयान के बारे में। तो लेट्स सी अभी आगे और क्या आता है, क्या क्या आता है, और उसी तरीके से हम आपको और भी अपडेट करते रहेंगे। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल आदर्श आलिया। बाय बाय।